वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू। आज की इस वीडियो में हम द हिंदू के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 26 फरवरी टू 5 मार्च के वीक के। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि जो करंट अफेयर के एमसी क्विज का क्विज आता है वो काफी दिनों से नहीं आ रहा है चैनल पे। तो उसका एक रीजन है, मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। लेकिन जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। ऑलमोस्ट वीक या फिर 10 दिन के बाद आपको जो करंट अफेयर के क्विज में पोस्ट करती हूँ वो भी रेगुलरली अपडेट होने लग जाएंगे। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन फॉर दिस वीडियो। सबसे फर्स्ट न्यूज है इंडिया के थर्ड मून मिशन के बारे में, जिसका नाम है चंद्रयान 3। सो रिसेंटली इसरो ने एक फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। सो जो ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये ऐसा एक इंजन है जो इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के जो उसका जो लॉन्च व्हीकल होगा उसके अपर स्टेज को पावर देगा। जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है LVM-3। LVM-3 मीन्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3। सो ये जो मिशन है ये एक इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल्स होंगे जिनका नाम है प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। ये 3 मॉड्यूल्स हैं। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का तीसरा मून मिशन है और ये एक फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 का। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी रोवर है लूनर सरफेस वो सेफली लैंड कर सके, उसकी रोविंग की जो कैपेबिलिटीज है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ये जो मिशन है ये 2023 के सेकेंड हाफ में लॉन्च करने का प्रपोज किया जा रहा है और इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज होगा। और ये मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने ये कवर किए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ये ग्रीवांस एपीलिएट कमेटी पोर्टल है जो कि IT रूल्स 2021 के अंडर लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी एक बेसिक राइट्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको वायलेट करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो डिसीजंस हैं उस चीज के बारे में कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा सकेंगी इस पोर्टल पे। ये जो पोर्टल होगा वो उन लोगों को अलाउ करेगा जो भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कोई कंप्लेंट की, उनकी रेजोल्यूशन से डिससेटिस्फाइड है, तो वो इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर पाएंगे। और वो कंप्लेंट है वो कौन सुनेगा, वो कंप्लेंट 3 कमेटीज बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स हैं 2021 के, ये लास्ट ईयर अमेंडमेंट इनमें की गई थी। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया कंपनी से ये डिमांड या फिर ये रिक्वायरमेंट थी कि जो भी सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको भी वो राइट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडर आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19, राइट टू लाइफ, ये सब आर्टिकल्स हैं। ये सभी आर्टिकल्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो कमेटीज हैं ये जनवरी 2023 में बनाई गई हैं, जो भी ये कंप्लेंट्स के बारे में जो डिसीजंस देंगी। IT मिनिस्ट्री ने इस लॉन्च के थ्रू एक इंडिकेशन दी है कि वो काम कर रही है कि डिजिटल इंडिया बिल पे, ताकि जो ये IT रूल्स हैं उनको स्टेचूटरी बैकिंग दी जाए। स्टेचूटरी बैकिंग मतलब कि एक एक्ट क्रिएट किया जाए जिसके अंडर इन IT रूल्स को लिखा जाएगा, कि ये रूल्स भी एक एक्ट के अंडर लिखे जाएंगे सो दैट इसको स्टेचूटरी बैकिंग मिले, स्टेचूटरी स्टेटस मिले। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। तो आपको याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ग्रीवांस एपीलिएट कमेटी पोर्टल अनाउंस किया है और ये किस रूल्स के अंडर किया है, हर चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड NCERT, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है
कि वो वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड है स्ट्रेंथन करना और वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाडा एंड एनसीईआरटी ने एक एमओयू साइन किया है कि वो वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स के अमंग। तो यहाँ पे अकेला स्कूल चिल्ड्रन को नहीं टारगेट करेंगे, वो टीचर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये हेल्प करेगा स्पोर्ट्स वैल्यूज को एक्सेसिबल फॉर्मेट में डेवलप करने के लिए, और साथ ही साथ ई कंटेंट की फॉर्म में एथिक्स को भी डेवलप किया जाएगा। अगर हम नाडा की बात करें तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसका जो काम था वो क्या काम था कि जो भी इंडिया में स्पोर्ट्स है दैट विल बी डोप फ्री, मतलब कि उसमें कोई भी ड्रग्स या कोई भी ऐसे चीजें नहीं यूज की जा पाए स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा जो कि उनको हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स हो गए या बहुत सारे वेरियस केमिकल्स वगैरह। तो डोप फ्री स्पोर्ट्स के लिए नाडा को बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं साथी प्लेटफॉर्म की। साथी प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करेगी। साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। वैसे तो आपको इस फुल फॉर्म से काफी कुछ समझ आ गया होगा कि ये जो लॉन्च है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका मेन काम क्या रहेगा। इसका मेन काम रहेगा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो खुद को असेस कर सके कि हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारा जो भी लेवल क्या है, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होंगे तो हमारा क्या स्टेटस है, उसको सेल्फ असेस करेंगे, टेस्ट दे सकेंगे और हेल्प उनको हेल्प मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के एसोसिएशन में इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। साथी का मेन एम है कि जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, उनको कंसेप्ट्स याद करवाए जाए, ना कि क्रैम ना करें, वो उनको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी दी जाए और जो भी उनके वीक टॉपिक्स हैं वो उस पर फोकस करें, सो दैट वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए अपने प्रिपरेशन को लेके कि वो किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सके कॉन्फिडेंटली। इस प्लेटफॉर्म के अंडर स्टूडेंट्स को वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आईआईटी और आईआईएससी के फैकल्टी मेंबर्स बनाएंगे। इसके साथ साथ कुछ फ्री लर्निंग रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि 12 रीजनल लैंग्वेजेस में होंगी। काफी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश से, हिंदी से नहीं भी फेमिलियर, तो इसमें अभी के लिए 12 रीजनल लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब कि इंडिया ने डेवलप किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम यूज करेगा जिसका नाम है प्रूटर, जो कि आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कीवर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज है MIIRA के बारे में। MIIRA की क्या फुल फॉर्म है? मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। इंडिया ने MIIRA प्रपोज किया है टू प्रमोट मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, ये इनको मिलेट्स बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है मिलेट्स की। जो MIIRA है ये मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ पूरे वर्ल्ड में। इसके ये जो प्रपोज किया गया है एक प्लेटफॉर्म, इसका प्रपोजल रखा गया है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है इसने 2023 ईयर को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था। उसी को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है। ये जो ड्राफ्ट है प्रपोज्ड इनिशिएटिव का, ये फर्स्ट एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग हुई थी जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की, G20 के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की, वहां पर ये ड्राफ्ट उनके सामने रखा गया है। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मिल गया कि जो G20 का एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है उसकी जो फर्स्ट एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं GSMA के बारे में। इंडिया ने रिसेंटली GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है फॉर द ईयर 2023।
ये जो अवार्ड है ये दिया गया है बार्सिलोना में, वहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हो रही थी, वहां पर इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। तो टेलीकॉम के फील्ड में पॉलिसीज और रेगुलेशंस के बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया को ये अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज के बारे में। सबसे पहला है कर्नाटका। कर्नाटका इसलिए न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका में एक प्लेस है शिवमोगा, वहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने एक एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है रिसेंटली। ये जो एयरपोर्ट है ये सोगेन नाम के जगह पर सिचुएटेड है, वहां पर है, जो कि शिवमोगा के नियर है कर्नाटका में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी करंटली जो भी एयरपोर्ट्स है वो बिगर सिटीज में है, मेट्रो सिटीज में है, लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो एयरपोर्ट्स होंगे, जो भी इंडिया का एयर सिस्टम है, उसको प्रमोट किया जाएगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग द स्मॉल सिटीज एज वेल। तो जो भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की उड़ान स्कीम है उसको भी ये प्रमोट करने का एक वे है। तो इंडिया में मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि जो छोटी सिटीज हैं, छोटे प्लेसेस हैं, उनको भी एयर ट्रेवल एक्सेसिबल हो, इस चीजों के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर इसलिए न्यूज में था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बाहर किया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट है अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है तो उस पर एडवर्स कमेंट्स नहीं करेंगे, खराब कमेंट्स नहीं करेंगे। ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर हम इसलिए दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ये क्योंकि रिसेंटली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड भी किया जा चुका है इसी मैंडेट के अंडर। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर रिवाइज करवाया है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के रोपड़ में रिसेंटली यूथ फेस्टिवल इंडिया @2047 लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया है यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। ये जो फेस्टिवल है ये रोपड़ में 4 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फिर से जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि वहां पर एक फ्रोजन सीमन स्टेशन का नींव पत्थर रखा गया है जो कि बनाया जाएगा रणबीर बाग में। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि मध्य प्रदेश में 7th इंटरनेशनल धमा कॉन्फ्रेंस, धर्म और धम ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। जो धमा है ये बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है ये वर्ड। तो मध्य प्रदेश में ये 7th इंटरनेशनल धमा कॉन्फ्रेंस 3 से 5 मार्च तक होगी भोपाल में। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका थीम रखा गया है ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। तो आपको अगर ये ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है धमा, जो धमा वर्ड है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा इसलिए न्यूज में था क्योंकि हरियाणा में गुरुग्राम में फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ये जो मीटिंग थी इसका मेन एम था इंटरनेशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना करप्शन के फील्ड में। ये जो G20 ACWG यानी कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, इसकी जो मीटिंग है इसके बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है कि एक तो इसकी चेयर जो कि G20 का करंट प्रेसिडेंट है जो कि है इंडिया, और इसके साथ साथ इसकी एक को चेयर कंट्री भी होती है, तो वो को चेयर कंट्री है इटली। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान की। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर चिप 4 या फिर फैब 4 इस नाम की अलायंस लॉन्च की है। इसका एम है कि जो भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसकी सिक्योरिटी और रेजिलियंस को एनहांस करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड चाइना मेड इन चाइना चिप्स पे रिलाई करता है, डिपेंडेंट है, उस चीज को भी कम करना कि अब से आगे से जो वर्ल्ड है पूरा वो मेड इन चाइना चिप्स पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ये चारों कंट्रीज का आपको नाम याद रखना है। चिप 4 अलायंस या फैब 4 अलायंस है जो
इसका क्या एम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएई की। सो यूएई इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूएई में वर्ल्ड का पहला, पूरे दुनिया का पहला फ्री जोन फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज बनाई जाएंगी। इसका मेन एम क्या होगा कि जो भी इनोवेशन एनेबलिंग फ्री जोन बनाए जाएंगे ताकि वर्चुअल एसेट्स सेक्टर में नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का पहला फ्री जोन फॉर डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज कहां पर बनाया जाएगा, यूएई में। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका इसलिए न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका के उडुपी जिले का बिंदूर जगह है, वहां पर इंडिया का, पूरे देश का पहला मरीना बनाया जाएगा। इसका मेन एम क्या है, कर्नाटका में कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि केरला ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है कि थ्रिसूर जिला है, वहां पर वहां का एक मंदिर में एक बहुत बड़ा मोटराइज्ड मॉडल है एलिफेंट का, हाथी का एक मोटराइज्ड मॉडल वहां पर इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो भी वहां पे लोग हैं वो इस एलिफेंट पे रिचुअल्स परफॉर्म कर पाए। इसका मेन एम क्या था कि जो एनिमल है एलिफेंट, उसको टॉर्चर होने से बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए ये जो रोबोटिक एलिफेंट है ये पीटा इंडिया ने डोनेट किया था। तो आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्तूपा उसको मिला है उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि उड़ीसा में बुद्धिस्ट स्तूपा पहले भी हैं और ये इतना पुराना स्तूपा मिला है, तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट में है या फिर उड़ीसा के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है। इसके साथ साथ उड़ीसा इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि उड़ीसा के 3 जिले जो कि हैं देवगढ़, क्योंझार एंड मयूरभंज, इन तीनों जिलों में गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं, तो इसलिए भी न्यूज में था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम इसलिए न्यूज में था क्योंकि मिजोरम बर्ड आई चिल्ली को पहली बार यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा। तो बर्ड आई चिल्ली को मिजो चिल्ली भी बोला जाता है। ये एक मिर्ची की टाइप है, जो मिर्ची होती है। ये जो बर्ड आई चिल्ली है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको मिजोरम में जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी ये फॉलोइंग आइटम्स में से जीआई टैग मिला हुआ है, तो आपको याद रखना है मिजोरम की बर्ड आई चिल्ली है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है असम। असम इसलिए न्यूज में था क्योंकि असम में फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल कंडक्ट किया जाएगा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो मेन एम होगा कि जो SDG 2030 है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अचीवमेंट के लिए एक नॉलेज एक्सचेंज, सोल्यूशन शेयरिंग, इन चीजों को प्रमोट किया जाए। इसका जो मेन एम है वो ये है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, सो दैट एक स्पेसिफिक टेम्परामेंट को एनहांस किया जाए और इसके साथ साथ एक पीसफुल, ग्रीन एंड स्मार्ट बोडोलैंड बनाया जाए। ये जो सारा ये फेस्टिवल कंडक्ट किया जाएगा या जो भी ये प्रोग्राम है ये कंडक्ट किया जा रहा है इन लाइट ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड 2020। तो जो बोडो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है असम की, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज की। सो सबसे पहले तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, ये न्यूज में थी। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ये 8th राइसिना डायलॉग में चीफ गेस्ट बनेगी। सो जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है ये मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पर ये 5 साल में पहले विजिट है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जो इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है ये कीनोट स्पीकर भी रहेंगी, चीफ गेस्ट भी रहेंगी राइसिना डायलॉग में। तो राइसिना डायलॉग क्या है वो हम देखते हैं। ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है जो कि हर साल न्यू दिल्ली में कंडक्ट की जाती है। जब से ये स्टार्ट हुई है 2016 में
तब से ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंडिया की फ्लैगशिप यानी कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉन्फ्रेंस रही है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब बात करते हैं बिहार के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री समीर कुमार महासेठ जी के बारे में। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ये बुक रिलीज की गई है ड्यूरिंग ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव 3.0 जो कि बिहार के पटना में हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है सचिन तेंदुलकर के बारे में जो कि इंडिया के क्रिकेटर हैं। इनका स्टेचू वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। इस स्टेडियम में इन्होंने अपना लास्ट मैच प्ले किया था इंडिया के लिए। इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड भी बना हुआ है और साथ ही साथ लंदन में एक मैडाम टुसेड जो वहां पर म्यूजियम है वहां पर इनका वैक्स स्टेचू भी है। तो आपको ये पॉइंट्स भी इसके साथ साथ याद रखने हैं। अब बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी की। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने पेन या फिर नबोकोम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया है 2023 के लिए। ये जो अवार्ड है ये लिटरेरी प्राइसेस में पूरे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी अवार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। विनोद कुमार शुक्ला जी के अगर इंपॉर्टेंट काम के बारे में बात करें तो एक तो इनकी नॉवल नौकर की कमीज जो कि इन्होंने 1979 में लिखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। और इसके साथ साथ उनकी पोएट्री कलेक्शन लाइक सब कुछ होना बचा रहेगा ये जो उन्होंने 1992 में लिखी थी ये भी काफी फेमस है, तो आपको याद होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि नौकर की कमीज जो नॉवल है इनके ऑथर कौन है। इसके बाद है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहला एम्बेसडर बनाया है करतारपुर कॉरिडोर का। तो करतारपुर कॉरिडोर है क्या? ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि पाकिस्तान में है उसको पंजाब की डेरा बाबा नानक श्राइन के साथ कनेक्ट करता है। इंडो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही न्यूज में रहता है, इनके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इनके लिए अगर कुछ फ्रेंडली होता है वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ये पहले ऐसे एम्बेसडर बनाए गए हैं करतारपुर कॉरिडोर के पाकिस्तान के द्वारा। तो इस कॉरिडोर का क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से ये प्लेसेस को लिंक करता है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिकानी जखालू एंड एस क्रूज। ये दोनों नागालैंड की हिस्ट्री में पहली बार एमएलए वमेन एमएलए बनी है। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में वमेन एमएलए इलेक्ट की हुई है, तो उसका आंसर है नागालैंड। और क्या क्या नाम है उनके? हिकानी जखालू एंड एस क्रूज। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम जो कि 2022 के थॉमस कप में एज चैंपियन भी बनी थी उसको नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड 2023 में। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड डिस्कस करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है क्रिकेट में वो मिला है हार्दिक पांड्या को। स्पोर्ट्स वमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट में अवार्ड मिला है हरमनप्रीत कौर को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में मिला है अविनाश सबले को। ट्रैक एंड फील्ड में स्पोर्ट्स वमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अन्नू रानी को। टीम स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पीआर श्रीजेश एंड सुनील चेत्री को जो कि फुटबॉल प्लेयर है। स्पोर्ट्स वमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है टीम स्पोर्ट्स कैटेगरी में सविता पूनिया को। ओलंपिक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रुद्रांश पाटिल को। और स्पोर्ट्स वमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है निखत जरीन को। इसके बाद जो रैकेट स्पोर्ट्स है उस कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लक्ष्य सेन एंड शरद कमल को। और स्पोर्ट्स वमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रैकेट स्पोर्ट्स कैटेगरी में दीपिका पल्लिकल कार्तिक को। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भास्कर भट्ट को। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अवार्ड मिला है राहुल जाखड़ को।
इसके बाद पैरा स्पोर्ट्स की कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मनीषा रामदास को। बेस्ट यंग अचीवर गर्ल कैटेगरी में अवार्ड मिला है अंतिम पंगल एंड रिदम सांगवान को। बेस्ट यंग अचीवर बॉय कैटेगरी में मिला है डी गुकेश को, जो कि चेस प्लेयर हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है श्याम थापा को। बेस्ट पीएसयू फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कौन सी ऐसी पीएसयू है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, उसमें अवार्ड मिला है ओएनजीसी को, जो कि ऑयल के फील्ड में काम करती है। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स मिला है जैन यूनिवर्सिटी को। बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स मिला है उड़ीसा को। इसके बाद बेस्ट ग्रास रूट्स कोच मिला है हॉकी के मर्जबान पटेल को। कमबैक ऑफ द ईयर मिला है विनेश फोगाट एंड अनवर अली को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मिला है मेल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को, जो कि जेवलिन थ्रोअर है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में मिला है मीराबाई चानू को। इसके बाद नेशनल टीम ऑफ द ईयर बनी है इंडिया की थॉमस कप टीम, जो कि बैडमिंटन की टीम है। क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है गुजरात टाइटंस को। मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इंडिया की थॉमस कप ट्रियम्फ को। इसके बाद स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है निहाल सरीन को। इंस्पिरेशनल आइकन का अवार्ड मिला है सानिया मिर्जा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है श्याम थापा को। और स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है परिवर्तन, जो कि आईओसी का एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं। जो वमेन की T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी ने जिसको नाम दिया है, प्लेस दिया है, वो मिला है इंडिया के विकेट कीपर ऋचा घोष को। तो आपको याद रखना है, काफी इस टाइम पे वमेन क्रिकेट इंडिया में काफी प्रमोट की जा रही है, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल को हराकर लीग कप जीता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद है इंडियन मेंस हॉकी टीम को FIH प्रो लीग मैचेस में कौन लीड करेगा, कौन कैप्टन रहेंगे, वो अनाउंस कर दिए गए हैं। वो है हरमनप्रीत। ये जो लीग है, ये जो मैचेस हैं, ये राउरकेला में खेले जाएंगे। इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है, ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वो हॉकी में वर्ल्ड लेवल पर 4 नंबर पर टीम है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के 81st ग्रैंड मास्टर के बारे में, जो कि बने हैं सयंतान दास। लास्ट वीक हमने इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर भी देखे थे, तो नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं ये। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये वेस्ट बंगाल से हैं और ये वेस्ट बंगाल से 11th ऐसे प्लेयर हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है। इसके बाद बात करते हैं हॉकी इंडिया की। हॉकी इंडिया ने अफ्रीका के क्राइग फुलटन को अपॉइंट किया है एज न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। ये जो अफ्रीका के क्राइग फुलटन है, ये ग्राहम रीड को रिप्लेस करेंगे। इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने FIH कोच ऑफ द ईयर भी जीता हुआ है 2015 में, जब ये आयरिश टीम को कोच कर रहे थे, उनके साथ में एंगेज थे। नेक्स्ट बात करते हैं, एशिया के चेस फेडरेशन ने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, जो कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो हमने डी गुकेश का नाम अभी जो स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड से वहां पर भी देखा था। यहाँ पर दोबारा से वो एशियन चेस फेडरेशन के लिए आ रही हैं, तो आपको दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुपमा उपाध्याय के बारे में, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 रह चुकी हैं। इन्होंने रिसेंटली वमेन्स सिंगल टाइटल क्लेंच किया है 84th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि पुणे में हुई थी। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मिथुन मंजूनाथ ने मेंस सिंगल टाइटल अवार्ड लिया है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ये मैचेस कहां पर हुए थे ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि पूरे एशिया के लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस स्टार्ट की गई है। कहां से स्टार्ट हुई है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, और ये कहां तक जाएगी? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर
आईसीसी वमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल की है 2023 की। ये जो मैच था ये हुआ था साउथ अफ्रीका के न्यूलैंड्स में, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं वमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप की, जो कि इंडिया ए टीम ने जीता है। वमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप हुआ था रिसेंटली थाईलैंड के बैंकॉक में, तो आपको याद रखना है इंडिया ए टीम ने इंग्लैंड ए टीम को हराया था। इसके बाद बात करते हैं फीफा अवार्ड्स के बारे में। तो रिसेंटली लियोन मेसी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022 जीता है। ये अवार्ड उनको मिला है वर्ल्ड कप में उन्होंने जो जीत हासिल की थी अर्जेंटीना की टीम के साथ। ये उनका सेकंड टाइम है कि जो मेसी है इनको ये ऑनर पहले मिला था 2016 में, 2022 में फिर से इनको ये अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो स्पेन की अलेक्सिया पुटिलस हैं, इनको दोबारा से वमेन्स अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड मिला है जो कि पेरिस में हुआ था। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं नए, जिनका नाम है बोला अहमद टिनुबू। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप बताती हूँ, जब भी आपने ऐसी न्यूज याद करनी है या फिर कुछ प्लेसेस की आप बात करते हैं तो हमेशा आपको मैप में उनकी लोकेशन देखनी चाहिए। इस चीज से क्या होगा, चीजें आपकी विजुअल मेमोरी में एनग्रेव हो जाती हैं। इसके साथ साथ जब आप मैप देखते हो तो आपको जैसे उनके बॉर्डर्स किसके साथ शेयर होते हैं, उनकी कैपिटल क्या है, ये चीजें अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, आपको क्रैम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं जिनका नाम है वो वैन थाउंग। तो आपको ये भी याद रखना है। मैप में आप इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये चीजें भी आपको अगर आप देखोगे दैट विल बी चेरी ऑन द केक। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ की, जो कि बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार जी। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके प्रिंसिपल डीजी बनाए गए हैं राजेश मल्होत्रा। तो आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नई डीजी की, जो कि बनी है आईपीएस ऑफिसर रश्मि। एसएसबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर पे डिप्लॉय की जाती है। तो एसएसबी एक बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है जो कि नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स पे काम करती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। सो साउथ कोरिया एंड यूएसए, ये दोनों मिलकर फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड, ये दोनों ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेंगी। ये दोनों एक्सरसाइजेस हैं जो 5 सालों में सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इनके नाम, कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहली बार इंडिया एंड फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। उसका नाम है फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस एंड इंडिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, FR फॉर फ्रांस, IN फॉर इंडिया, J फॉर ज्वाइंट, EX फॉर एक्सरसाइज। तो आपको याद हो जाएगी बहुत इजीली। ये जो एक्सरसाइज है ये केरला में होगी। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री की, जो कि होने वाली है जापान के कोमात्सु में। ये एक्सरसाइज बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया की एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएगी। आगे बात करते हैं गोदरेज एंड वॉइस एंड रेनमार्च, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। ये दोनों मिलकर एक वर्कशॉप इक्विपमेंट डेवलप करेगी इंडियन रेलवेज के लिए। ये दोनों मिलकर मेक इन इंडिया वैल्यू चेन डेवलप करेंगी। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा MOU कौन कौन सी कंपनीज के बीच में साइन हुआ है। इसके बाद बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि वो आंध्र प्रदेश में 10 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी में इन्वेस्ट करेगी। तो कहीं भी आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग कोई ऐसे लिख रहे हो या क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप ऐसी एग्जांपल्स कोट कर सकते हो कि जो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं NTPC की,
सो एनटीपीसी इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर कमीशन करने वाली है। झारखंड का एक थर्मल प्लांट है नॉर्थ करणपुरा में, जो कि बहुत क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर कहाँ पे कमीशन किया गया है और किसने किया है। अब बात करते हैं, रिसेंटली आरबीआई ने अमेजॉन पे इंडिया को 3.06 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है कुछ नॉर्म्स की वायलेशन के लिए। तो ये इकोनॉमी या फाइनेंस न्यूज है जो आपको एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एप्पल की। सो एप्पल ने एक इन्वायरमेंटल एनजीओ फ्रैंक वाटर के साथ पार्टनरशिप की है। ये दोनों मिलकर किस फील्ड में काम करेंगे? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में के फील्ड में इंडिया में। अब बात करते हैं एक पोर्टर प्राइज 2023 की, जो कि मिला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। ये अवार्ड इस मिनिस्ट्री को मिला है उनकी कोविड-19 स्ट्रेटेजी के लिए, और ये अवार्ड दिया गया है इंडिया डायलॉग में, जो कि कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए थे। ये जो अवार्ड्स हैं इनका नाम रखा गया है एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट मिशेल ई पोर्टर के नाम पर। तो पोर्टर प्राइज किसके नाम पर है आपको ये भी पता चल गया, किसको मिला है, क्यों मिला है, आपको ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं ऑब्ituaries की। सो रिसेंटली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी जी पास्ड अवे। इनके बारे में एक आपको पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये थर्ड मुस्लिम थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ही कॉमनली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंडिया के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, या फिर इस कम्युनिटी के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको याद रखना है कि ये थर्ड मुस्लिम थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन को सर्व किया था। इनके बारे में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट जजमेंट्स का पार्ट रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे, जजमेंट्स थे जिनके इंपॉर्टेंट पार्ट भी रह चुकी हैं। इनकी यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है। तो AM अहमदी जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे इंडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं सत्यव्रता मुखर्जी की, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, ही पास्ड अवे। इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बंगाल बीजेपी के अंदर इनको जोलू बाबू के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया के एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह भी सर्व किया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर आप पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहां पर आप एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसेप्ट टॉपिक पढ़ते हो और साथ में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह भी सर्व किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इनकी भी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। अब बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले है नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन इसी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन CV रमन जी ने रमन इफेक्ट, जो कि एक ऑप्टिकल इफेक्ट था, उसकी डिस्कवरी अनाउंस की थी 1928 में। उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में, जो कि 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। तो आपको पूछ लिए जा सकते हैं, थीम्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ये साइट्स जो कि है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, उसकी बर्थडे होता है, यानी कि इसी दिन साइट्स की फॉर्मेशन हुई थी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं नेशनल सेफ्टी डे के बारे में, जो कि 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है नेशनल सेफ्टी डे, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट किया था फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जाम्पल रोड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी एटसेट्रा। इसके बाद बात करते हैं नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन की, जो कि 4 to 10 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का 2023 का उसका थीम है आर एम जीरो हार्म। तो ये इसका थीम है, आपको याद रखना है।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारे बाकी सोशल हैंडल्स है, आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द like button, share with your friends and do subscribe to my channel. See you in the next video.